नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान राम के इस अवतरण के साथ ही हम संकल्प लें कि हमारा जीवन भी उसी पुरुषार्थमय जीवन हो, और वही पुरुषार्थ जिसके कारण से भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया, उसी प्रकार के पुरुषार्थ से हमें वो भर दे और उसी संकल्प को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम को प्रणाम करने के बाद आगे की तरफ कि अरस्तु के संबंधित जो संपत्ति के विचार हैं वो कैसे हैं, यानी संपत्ति संबंधी विचार जो है उनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि संपत्ति के बारे में अरस्तु सोचता क्या था, उसकी सोच कैसी थी। यहाँ तक कि उसने दास को भी संपत्ति मान लिया, तो उस आधार पर हमें समझना पड़ेगा कि अरस्तु चाहता क्या था, संपत्ति के संबंध में वो चाहता क्या था, और इतना इंपॉर्टेंस क्यों है कि हम अरस्तु के विचारों को पढ़ते समय उसकी संपत्ति संबंधी विचार पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता से होता है। वो सबसे महत्वपूर्ण बात उठाता है नैतिकता, क्योंकि मनुष्य का विकास हो सकता है ना मूल रूप से वो नैतिकता से हो सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति का मूल विकास कहाँ से होगा? नैतिकता से। और नैतिकता किसका विषय है? आंतरिक विषय है, अंदर का विषय। बाहर तो दिखती नहीं कहीं पे कि इस व्यक्ति के पास नैतिकता है, साहब ये लटकी हुई है कहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो अंदर का विषय है। तो नैतिकता आंतरिक होती है, लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां है। तो आंतरिक चीज नैतिकता, लेकिन बाह्य परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। कौन? नैतिकता। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही बुरी आर्थिक स्थितियों में घिरा हुआ है और फिर उसके बाद अगर कोई भ्रष्टाचार के पैसे लेकर के आता है, तो कई बार उसकी जो आंतरिक जो नैतिकता है ना वो खत्म हो जाती है और वो ले लेता है। तो ये क्या हुआ? ये अच्छा, अगर वो आंतरिक रूप से खराब है तब तो ले लेगा, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं उसके लिए। लेकिन अगर वो परिस्थितियों के कारण से परेशान है तो हो सकता है वो आंतरिक रूप से बेस्ट होने के बावजूद भी वो ऐसा कर जाए। ठीक है, तो यहां पर बात ये हो रही है कि नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां भी आवश्यक है, बाह्य परिस्थितियां जरूरी है। और इन बाह्य परिस्थितियों में संपत्ति सबसे प्रमुख बाह्य परिस्थिति है। अगर व्यक्ति के पास संपत्ति संपन्न है वो, तो निश्चित रूप से वो गलत कार्य नहीं करेगा और निश्चित रूप से वो अपनी परिस्थितियों के कारण से नैतिकता को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये बात उसमें पक्की हो जाती है। अगली बात आती है कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। इस बात को समझो, उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर ले पहले ऊपर ही अपन, कि अरस्तु जो है वो कहना क्या चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि संपत्ति जरूरी क्यों है। संपत्ति जरूरी इसलिए है कि मनुष्य नैतिक बना रहे। संपत्ति होगी तो वो नैतिक बना रहेगा, संपत्ति नहीं होगी तो वो नैतिक रूप से गड़बड़ा जाएगा, अंदर से उसकी नैतिकता समाप्त होते टाइम नहीं लगेगा। ये बात तो सबसे पहली बात रेस करना चाहता है। अब दूसरी बात, अब चलते अपन आगे। तो वो बात है कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। इसका मतलब क्या है? ये लाइन थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी, लेकिन बड़ी सारगर्भित है। क्या कहता है वो कि देखो, नैतिकता है ना वो देश और काल पर निर्भर करती है। कोई भी कार्य, जैसे मानिए अगर जो कार्य आज की तारीख में हो रहा है वही कार्य आज के काफी समय पहले अथवा आने वाले समय बाद, वो या तो गलत अथवा सही हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कार्य की नैतिकता उस काल और उस देश पर निर्भर करती है। जैसे ईरान सऊदी अरब में जाइए, ईरान, इराक, सऊदी अरब, वहाँ जो मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ पर मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग राज्य चलते हैं, तो उन देशों में क्या होता है कि वहाँ आंख के बदले आंख है। यानी अगर किसी ने किसी के आंख फोड़ी ना तो उसको बुलाओ और उसकी भी फोड़ दो। किसी ने किसी को मारा तो दूसरे जिसने मारा ना उसको ला करके उसको भी मार दो। अब ये वहाँ की नैतिकता है, उस देश की नैतिकता है। तो हमेशा नैतिकता किस पर निर्भर करती है? देश और काल पर। नैतिकता किसी व्यक्ति के लिए तय नहीं हो सकती, फिक्स नहीं हो सकती कि ये कार्य करना नैतिक है। वो समय और परिस्थितियों पर, और उन जब जो बोल सकते हैं ना देश काल परिस्थिति, तीनों शब्द साथ ही बोले जाते हैं, ये देश काल और परिस्थितियां उन पे निर्भर करती है। क्या? अगर आज हम भगवान राम की विषय के ऊपर ही बात करें, तो भगवान राम ने जब बाली का वध किया था, ठीक है, तो उस समय क्या स्थिति थी? वो यही थी ना कि उन्होंने जो है स्वयं ने जो बाली को मार दिया, बल्कि बाली से उनकी डायरेक्टली कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन निर्भर किस बात पे करता है वो? देश काल और परिस्थितियों पर। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जब बात कही जाए
तो वहां सार रूप में यही आती है कि जब भी नैतिकता का विषय उठता है ना, तो वो निर्भर किस पे करता है, देश काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए संपत्ति का विषय भी इसी प्रकार का है, क्योंकि ये नैतिकता से रिलेट करता है डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि संपत्ति होना मनुष्य को नैतिक बनाता है। और इसलिए ये बात भी समय और परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है कि संपत्ति किसी मनुष्य को नैतिक बना सकती है अथवा नहीं बना सकती, ठीक है। तो अब समझिए, संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है, ठीक है ना। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय पर जो है, या अलग अलग देशों में जो है, वो संपत्ति मनुष्य को नैतिक बनाती है, ठीक है। अगली बात देखते हैं, संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति की बजाय परिवार का होता है। संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति का थोड़ी होता है, परिवार का होता है। व्यक्ति तो जब आता है तो खाली आता है, मरता है तो भी खाली चला जाता है। फिर वो संपत्ति किसकी है, वो परिवार की। जिस परिवार का वो हिस्सा है उस परिवार की है वो संपत्ति, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू अरस्तु, कोई व्यक्ति उस पर दावा करे तो इस बात सही है ही नहीं, ठीक है, नैतिक दृष्टिकोण से ही सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू अरस्तु जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से बात स्पष्ट भी हो जाती है, क्या, कि संपत्ति पर स्वामित्व जो है वो व्यक्ति के बजाय किसका है, परिवार का होता है। क्योंकि परिवार स्थायी संस्था है, व्यक्ति तो आते हैं और चले जाते हैं, और वो संपत्ति जो है उस परिवार का हिस्सा बन के रह जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात जो आती है वो आती है कि अरस्तु ने संपत्ति को अर्जित करने के कौन से प्रकार बताए, किस प्रकार से संपत्ति अर्जित की जा सकती है। तो दो प्रकार हैं संपत्ति को अर्जित करने के, संपत्ति को प्राप्त करने के दो प्रमुख प्रकार हैं। सबसे पहले कि हम जब बात करते हैं तो प्राकृतिक तरीके से, वैसे सबसे पहले संपत्ति कैसे प्राप्त की जा रही है, प्राकृतिक, नेचुरली प्राप्त की जा रही है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार मछली पालन करना, कृषि कार्य करना, या इसी प्रकार के अन्य प्रकृति के माध्यम से अगर आप कुछ प्राप्त करते हैं, प्रकृति में कार्य करके, अपना श्रम लगा करके और प्राकृतिक चीजों के माध्यम से आप प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है, वो है आपका संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, या ये बोल सकता हूं कि वो प्राकृतिक संपत्ति का अधिकार हो गया, अर्थात आपने प्राकृतिक तरीके से संपत्ति प्राप्त कर ली। लेकिन एक तरीका और होता है संपत्ति को प्राप्त करने का, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, तो वो है कौन सा, शोषण की विधि से। शोषण करके भी संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। अब वो जो व्यापार है ना, उसको भी शोषण में रखता है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। शोषण की विधि से, उसके अंदर वो कहता है कि व्यापार वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति जो है वो किस में आएगी, शोषण की विधि से प्राप्त संपत्ति में आएगी। यानी वो कहता है कि जब आप मेहनत करके संपत्ति कमाते हो ना, वही संपत्ति है, बाकी संपत्ति नहीं होती, बाकी तो चोरी है आपकी, ठीक है ना, बाकी तो आपने किसी का शोषण किया है। ये बात किसने माना, अरस्तु ने, ठीक है। अब इसके आधार पर हम जब नोट देखते हैं तो वो आता है कि अरस्तु प्राकृतिक विधि से प्राप्त संपत्ति को ही वैध संपत्ति मानता है। यानी आप मेहनत कीजिए और मेहनत के माध्यम से जो आप प्राप्त कर रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसके माध्यम से अगर आप मुझे कुछ दे रहे हो तो वो प्राकृतिक जो है संपत्ति है, क्योंकि मैंने उसके अंदर मेहनत इंक्लूड कर दी। लेकिन जैसे ही मैं किसी चीज को किसी लिया और लेकर के यूं उठा के दे रहा हूं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है, वो व्यापार है। और जब उस व्यापार के अंदर जो पैसा कमा रहे हो आप, तो वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग शोषण है, ठीक है। ये बात किसने कही, अरस्तु ने कही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। क्रांति संबंधी विचारों को जाने उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना, जो पहले ऊपर लिख दी मैंने, उसको ध्यान से समझना। क्या है कि अरस्तु ने शासन प्रणाली का जब विशद वर्णन किया, विभिन्न शासन प्रणाली बताई, तो उसमें उसने कहा कि इन शासन प्रणालियों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो सकता है, इनमें परिवर्तन होता है, ठीक है ना। शासन प्रणाली में क्या होता है, परिवर्तन, चेंजिंग होती है। कॉलेज लेवल पे आपने पढ़ा भी होगा, एक शासन प्रणालियों का एक चार्ट, और चार्ट के अंदर एक जो है वो परिवर्तन, ठीक है, जो क्रांति के संबंधित परिवर्तन बोल सकते हैं, संविधानों में परिवर्तन बोल सकते हैं, वो उसमें चार्ट में दे रखा है। हालांकि मैंने प्रयास इसमें किया है, लेकिन वो तो होता है एक समझ के लेवल पर ही, जो एग्जाम में आने वाला है वो अलग है, ठीक है ना, जो कंपटीशन एग्जाम के लेवल पर है वो चीज़ अलग है। हालांकि मैं कल प्रयास करूंगा कि वो चार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो वो एक बार जरूर बता दूं, ठीक है। लेकिन आज वाले विषय में मैंने सिर्फ लिया है आपके अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, ठीक है ना, कंपटीशन के अंदर ही आपकी जो लाभदायक हो वही चीज़ मैंने इसमें ली है। सारी भीड़ भाड़ मैंने इसीलिए नहीं ली क्योंकि उसका कोई महत्व है नहीं, वो चार्ट है समझने के लिए। तो मैं कल एक जो है वो कल की स्लाइड में ले आऊँगा, जिससे जिस बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो वो पढ़ पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पर कि शासन प्रणाली की विशद वर्णन जब उसने किया तो उसने कहा कि जो शासन प्रणालियां हैं उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन, उनमें परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से परिवर्तन होता है।
और वो जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही क्रांति है। ठीक है, किस प्रकार से होता है मैंने कहा ना, कल चार्ट में आपको बताऊंगा, अगर नहीं पढ़ा है तो, बाकी सबने पढ़ा होगा ऐसा मेरा मानना है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। जब आप राजतंत्र में जब एक व्यक्ति शासन करता है और जब कुछ लोग, एक व्यक्ति निरंकुश होने लगता है, तब कुछ लोग आते हैं एक कुलीन वर्ग से, वो कहते हैं कि ये व्यक्ति निरंकुश हो गया, इसको उठाओ, और वो क्या बन जाते हैं, कुलीन शासन बन जाते हैं। तो परिवर्तन हुआ, राजतंत्र किस में बदल गया, कुलीन तंत्र में। फिर वो कुलीन लोग जो है ना, थोड़े समय बाद वो भी निरंकुश बनने लग जाते हैं, तब उसके बाद में धनिक तंत्र आता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, इस प्रकार से कई प्रकार से इस परिवर्तन होते होते आखिरी में लोकतंत्र आता है। फिर लोकतंत्र में भी भीड़तंत्र का नाम देता है अरस्तु, और फिर वो कहता है कि वापस से एक राजा आता है, एक व्यक्ति आता है और राजतंत्र के रूप में शासन चलाता है। इसके बारे में डिटेल से मैंने कहा, कल हम उस पर चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन इसका जो यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ उसका मतलब ये है कि एक शासन जो होता है उसमें असंतोष पैदा होता है, और जो वो शासन जो होता है वो क्रांति के माध्यम से बदल जाता है। कुछ लोग आते हैं, विद्रोह करते हैं, क्रांति करते हैं, बदल देते हैं। वो संविधान बदलना ही क्या है, संविधानों में परिवर्तन है, और वो संविधानों में परिवर्तन ही क्रांति है। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार शासन प्रणालियों या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। जैसे उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गुट तंत्र में परिवर्तन हो जाना, और भी प्रकार की शासन व्यवस्था में परिवर्तन, जो मैं कल आपको बताने वाला हूं। आगे देखते हैं इसमें अरस्तु के अनुसार क्रांति का जो मूल कारण है। अब बात आती है कि ठीक है साहब, इतनी बात तो समझ में आ गई कि एक शासन व्यवस्था जब बदलती है, उसमें परिवर्तन होता है, तो उस बदलने को ही क्रांति कहते हैं। बिल्कुल समझ में आई। लेकिन बात ये क्यों बदलता ही क्यों है, ऐसे क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि एक व्यवस्था दूसरे में बदलती है, क्रांति होती है, क्या कारण है क्रांति का? बस यही महत्वपूर्ण चीज है जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो देखिए कैसे, अरस्तु के अनुसार दो प्रकार की समानता होती है। यहां से शुरू करेंगे अपन। ठीक है, इससे पहले ऊपर लाइन को एक बार वापस देखिए। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण विषमता और समानता की आकांक्षा है। ये बात समझो पहले। देखो, विषमता होती है गरीब के लिए। ठीक है, गरीब जो होता है वो देखता है कि भाई मैं असमान हूं पैसे वाले से, तो वो क्या हुआ, विषमता। गरीब और अमीर में क्या हुई, विषमता। और उसको, उस गरीब को ये आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है क्या, कि मैं क्रांति करके और अमीर से पैसा लेकर के हम पूरी व्यवस्था को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी इस असमानता को समाप्त कर देंगे, ऐसा वो मानता है। तो दो बातें हुई ना, क्या कारण क्या है क्रांति का, विषमता, जो असमानता है ना अमीर और गरीब में, वो कारण है एक तो किसका, क्रांति का। दूसरा कारण क्या है, समानता की आकांक्षा, कि भाई हम समान कर देंगे। अब ये केवल गरीबी और अमीरी का आधार ही नहीं है, ताकतवर और कमजोर का आधार भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना, राजतंत्र और कुलीन तंत्र, क्या कुलीन लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे? नहीं, लेकिन उसके बावजूद कुलीन लोग किसको उठाते हैं, राजतंत्र को उठाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो असमानता होती है, उस असमानता के कारण क्रांति होती है, और उस असमानता में जो कमजोर होता है उसे ये आकांक्षा रहती है, ये इच्छा रहती है कि मैं क्रांति करके और बदल दूंगा सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए दो कारणों से, विषमता के कारण और समानता की आकांक्षा के कारण, इन दोनों कारणों के कारण से क्या होती है, क्रांति होती है। इस लाइन को आप नोट करके और अंडरलाइन करके याद कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के अनुसार दो प्रकार की समानताएं होती हैं, पहली निरपेक्ष समानता और दूसरी आनुपातिक समानता। समानता दो प्रकार की बताई इसने, एक निरपेक्ष और एक आनुपातिक। ठीक है, निरपेक्ष समानता का मतलब क्या होता है, साफ साफ दिखाई दे जाए कि ये गरीब और ये अमीर। एक होती है आनुपातिक समानता, अनुपातिक जो है वो समानता। निरपेक्ष समानता में तुम्हें क्या दो चीजें होती हैं, एक निरपेक्ष समानता, एक आनुपातिक समानता। जब हम निरपेक्ष समानता की बात करते हैं तो साफ साफ दिखे कि दोनों बराबर समान है या फिर दोनों असमान है, तो उसे निरपेक्ष असमानता या निरपेक्ष समानता कहते हैं, जो साफ साफ दिखाई दे। दूसरी होती है आनुपातिक समानता और आनुपातिक असमानता, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अनुपात में कमजोर है या फिर दूसरा अनुपात में ज्यादा है। अनुपात में, हर चीज में नहीं, कुछ अनुपातों में, कुछ चीजों में। तो अनुपात में, तो जो अनुपात में गड़बड़ है ना, बस उतने अनुपात में अगर सुधार कर दिया जाए तो क्रांति को रोका जा सकता है। रोका जा सकता है ना। अगर किसी व्यक्ति के पास दो चीज ज्यादा है तो उन दो चीजों में इसको सपोर्ट कर दो तो बराबर हो गए। तो ये क्या हुई, अनुपातिक समानता। तो समानता उसने बताई कि दो प्रकार से होती है, एक निरपेक्ष समानता, एक आनुपातिक समानता। निरपेक्ष समानता तो जो है वो है, उसमें तो आपको डिस्टर्ब कभी करना ही नहीं है।
अनुपातिक अगर समानता नहीं है तो समानता लाने का प्रयास आप कर सकते हैं। राज्य इतना हस्तक्षेप कर सकता है कि अनुपात में अगर कहीं गड़बड़ है तो सहयोग करके और बराबर लाने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रांति के मूल कारण क्या है? तो पहला कारण अगर आपसे पूछा जाए ना डायरेक्टली कि एक मूल कारण बताइए आप, तो सबसे पहला कारण तो क्या है? विषमता, असमानता जो है वो सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ असमानता से ही कि असमानता तो है लेकिन जो लोग असमान है ना उनको आकांक्षा है कि हम समान कर देंगे। तो समानता की आकांक्षा, असमानता और समानता की आकांक्षा, ये अगर विश्वास ही न हो कि हम जो है असमानता को समाप्त नहीं कर सकते तब तो क्रांति नहीं होगी। जनता में ये विश्वास हो जाए ना, जो सामने वाले लोगों में जो क्रांति कर रहे हैं उनको ये विश्वास हो जाए कि हाँ हम क्रांति करके असमानता को दूर कर देंगे, तभी क्रांति होती है, चाहे असमानता हो चाहे न हो। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, क्रांति के जो कारण है उसमें सबसे पहला गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा रहती है। बात मैंने बताया, गरीबों को लगे कि हाँ हम क्रांति करके अमीरों के बराबर चले जाएंगे। दूसरी, धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखना। और दूसरी बात ये होती है, क्रांति का रीजन ये भी होता है कि धनिक कहे कि नहीं हम तो संपत्ति नहीं छोड़ेंगे साहब, असमानता है, ये असमानता बनी रहनी चाहिए, तब जाकर के भी क्या होती है? क्रांति होती है। ठीक है, तो क्रांति के पहला मूल कारण क्या है? गरीबों में आकांक्षा कि हम परिवर्तन कर देंगे, और धनी लोग ये कहें कि नहीं विषमता बनी रहनी चाहिए, तब तो क्रांति होती है। दोनों, क्योंकि दोनों कड़क हो गए वो एक तरह से। अमीर कहता है कि नहीं मैं तो पैसे नहीं दूंगा, और गरीब कहता है कि नहीं मैं छोड़ दूंगा नहीं, तो गया क्रांति होनी है। फिर क्रांति के अन्य कारण क्या है? ये तो मूल कारण हो गया ना, ये तो मेन कारण है। ठीक है ना, जो असमानता वाला जो मामला है ना वो तो मेन कारण है। अब अन्य कारण क्या है? शासकों की धृष्टता था, लाभ की लालसा। अब जो शासक होता है, जैसे मान लो राजा बन गया, अब वो सीट नहीं छोड़ना चाहता, तो वो क्या है? धृष्टता और लाभ की लालसा कि नहीं भाई मैं तो ये लाभ नहीं छोड़ूंगा, और वो धृष्ट बन जाए कि किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना, चाहे मैं कितना अत्याचार करूं। तो वो दूसरा, सम्मान की लालसा, अर्थात अयोग्य को सम्मानित और योग्य को अपमानित करना। एक स्थिति और बताता है वो कि राज्य में क्या होता है, कई बार सिर्फ चापलूस लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो योग्य हो चाहे न हो, उनको सम्मान दिए जाते हैं, खूब सम्मान दे दिए जाते हैं, और जो योग्य होते हैं उनके कभी नंबर ही नहीं आते। अभी ये भारत सरकार के बारे में भी कहा जा सकता है कि हाल ही के वर्षों में जो पद्मश्री और पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं वो सामाजिक क्षेत्र के उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनको कभी कोई जानता ही नहीं था। तो वो क्या है? वो होता है कि वहां आप और मैं विरोध नहीं कर रहे ना, क्यों? क्योंकि हाँ भाई ठीक है, आम आदमी जो काम कर रहा था और उसको मिल गया। अभी वो कोई व्यक्ति होता जो सिर्फ फेमस है और करता कुछ नहीं है, सिर्फ अपना नाम कमा रहा है, लेना देना कुछ नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी माध्यम से हवा हवाई है, या फिर कोई बड़े राजवंश में या किसी वंश में पैदा हो गया और बस इसलिए साहब इसको क्या दे दो, पद्म भूषण दे दो, पद्मश्री पुरस्कार दे दो। अगर ऐसा होता तो ऐसी स्थिति में जनता क्या करेगी? जनता उससे सहमत होगी क्या? नहीं होगी, विरोध कर देगी, विद्रोह कर देगी। तो सम्मान का जो भाव होता है ना वो भी इसी प्रकार की चीज पैदा कर देता है, क्रांति पैदा कर देता है। ठीक है, कि भाई मैं योग्य था, मेरे को सम्मान नहीं मिला, मेरे से कम अयोग्य व्यक्ति, ये जो है कम योग्य व्यक्ति है अर्थात अयोग्य है, इसे सम्मान ज्यादा मिल गया, तो फिर मैं बर्दाश्त कैसे करूंगा? ये स्थिति जब राज्य में होती है तब भी क्रांति हो जाती है। फिर बात आती है, शासन करने वाला व्यक्ति अयोग्य हो, अयोग्य होगा तो उसको कौन छोड़ेगा? बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। लोकतंत्र में तो चलो हमारे पास 5 साल मिल जाते हैं तो हम अयोग्य को ज्यादा दिन टिकने नहीं देते, लेकिन अगर राजतंत्र में भी अयोग्य हो ना तो भी जनता छोड़ती नहीं है उसको। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति को तो उठाई देती है। घृणा के कारण भी क्रांति होती है, निश्चित रूप से हो सकती है। राज्य के किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली हो जाए, जैसे कार्यपालिका व्यवस्था या न्यायपालिका, इन तीनों में से कोई एक ज्यादा ताकतवर हो जाए, कोई एक अंग ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो भी क्या हो सकती है? क्रांति हो सकती है। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं कि विशेष शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशेष कारण। विशेष शासन प्रणालियां हुआ करती है ना, उनमें क्रांतियों के विशेष कारण हो सकते हैं। अलग अलग शासन प्रणालियों में भी अलग अलग कारण होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं अपन लोकतंत्र में क्रांति के कारण, फिर हम जानेंगे धनिक तंत्र में क्रांति के कारण, उसके बाद हम जानेंगे कुलीन तंत्र में क्रांति के कारण, और सब में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने मूलतः जिनमें आपके प्रश्न बन सकते हैं उन 3 प्रणाली को ही यहाँ पर लिया है। लोकतंत्र में क्रांति के कारण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले लोकप्रिय नेताओं के द्वारा धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़कना।
लोकतंत्र में होता क्या है कि जो लोकप्रिय नेता होते हैं ना, जो मास मीडिया को कंट्रोल करते हैं, बहुत बड़ी भीड़ में हीरो वर्शिप होती है उनकी, वो खड़े होते हैं, भीड़ लग जाती है। तो इस प्रकार के जो लोकप्रिय नेता होते हैं उनके द्वारा धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काना, क्योंकि आम जनता ज्यादातर क्या होती है, गरीब। तो नेता खड़ा हुआ और वो कहता है कि गरीब जो है वो उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो सामने कौन खड़े, गरीब, वो करेंगे भाई सब बात तो सही है, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। तो इतने में क्या होती है कि वो लीडर तो मिल ही गया, पब्लिक सामने गरीब है और वो क्या कर देगी, क्रांति कर देगी। तो लोकतंत्र में लगभग ऐसा ही होता है कि लोकप्रिय नेताओं के द्वारा धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काना, ठीक है ना। और इसी पक्ष को लेकर के जब देखा जाता है कि कांग्रेस बराबर जो है वो अडानी अंबानी का नाम लेती है, तो मतलब क्या है कि आम आदमी तो अडानी अंबानी है नहीं, तो वो तो करेगा कि हाँ बात बिल्कुल सही है साहब, ये तो चोर है और ये सारा पैसा लेके भाग गए। तो इस प्रकार की बात जो होती है तुरंत जनता में एक्सेप्टेबल हो जाती है और जनता उस बात के कारण से क्रांति की स्थिति में आ जाती है, ठीक है ना। ये लोकतंत्र में अमूमन होता है, लेकिन जब शिक्षित हो जाती है जनता तब थोड़ी दिक्कत भी आती है। आधुनिक समय में काफ़ी बार, बहुत बार राहुल जी कह रहे हैं, लेकिन कौन सुन रहा है, सुनता तो है ही नहीं कोई किनकी। तो अब क्यों नहीं सुन रहा, क्योंकि जनता इतनी पढ़ चुकी कि भाई पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, कमाई खा रहा है, क्या कर ले, अडानी अंबानी होंगे तो क्या करें, नुकसान क्या कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो जनता थोड़ी पढ़ी लिखी हो जाने के बाद में इस प्रकार के फर्क नहीं पड़ते। अन्यथा जो पढ़े हुए नहीं होते या फिर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको आसानी से जो है वहाँ पर क्रांति करवा देना संभव हो जाता है, और ऐसा पहले हुआ था। गरीबी हटाओ देश बचाओ के कई नारे भारत में पहले भी लगे हैं। आगे चलते हैं। लोकप्रिय नेताओं के द्वारा समुचित शक्तियों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करना। लोकप्रिय नेता जो होते हैं ना उनके द्वारा क्या किया जाता है कि समुचित शक्तियों को, भाई सारी शक्तियां मेरे को मिल जाए, ठीक है, स्वयं प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और जब लोकप्रिय नेता होते हैं तो जनता में तो प्रिय होते हैं, जनता तुरंत उनके साथ हो जाती है, वो क्रांति करते हैं और परिवर्तन कर देते हैं। तो बात वही है, लोकतंत्र में हो तो सकती है क्रांति और इस आधार पर हो सकती है कि गरीबी बड़े आधार पर, लेकिन नेता को पहले लोकप्रिय बनना पड़ेगा। अब ये लोकप्रियता किसमें कितनी है ये हमें समझनी पड़ेगी, और इसी कारण से इस प्रकार की क्रांतियां कहने से नहीं, वो लोकप्रिय लीडरशिप भी ऐसी होनी चाहिए, चमत्कारी व्यक्तित्व ऐसा होना ही चाहिए। आगे बात आती है धनिक तंत्र में क्रांति। तो लोकतंत्र में क्रांति किसके अंडर में होती है, लोकप्रिय नेता के अंडर में। वो फिर बाद में गरीबों को आसानी से कह सकता है कि साहब अमीर तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं तो तुम जो है क्रांति कर दो। लेकिन जब बात आती है कि धनिक तंत्र में क्रांति की, तो बात आती है शासन तंत्र में आपसी झगड़े व गुटबंदी के कारण जनता से अन्याय भी क्रांति का कारण है। होता क्या है, जनता के साथ अन्याय कब हो जाता है, गुटतंत्र हो जाते हैं। अब धनिक तंत्र में पैसे वाले लोगों का शासन, पैसे वाले होते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं, और जब वो आपस में लड़ते हैं ना तो जनता क्या हो जाता है, नुकसान, और जनता फिर क्या कर देती है, क्रांति। तो ये इसके अंदर धनिक तंत्र में है कि शासन तंत्र की आपसी झगड़े, ये धनिक लोग आपस लड़ते हुए फिर पैसे वाले, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि नहीं मैं राजा बनूं, दूसरा कहता है मैं बनूं। अब वो आपस में गुट बनाकर लड़ते हैं, तो इससे जनता को क्या हो जाता है, नुकसान होता है। गुटबंदी के कारण जनता में अन्याय भी, जनता के साथ अन्याय हो जाता है और वो क्रांति का कारण बन जाता है। कुलीन तंत्र में क्रांति कैसे होती है, शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है, ये बड़ी बात है। कुलीन तंत्र में कुल ही करेगा शासन, राजतंत्र में राजा तो है लेकिन उसके बाद उसके मंत्री संतरी कई हैं, तो जनता को मौका तो खूब दे रहे ना। लेकिन जब कुलीन तंत्र की बात आती है तो एक कुल विशेष का कंट्रोल होता है, उसके प्रशासक और उसके अधिकारी उसके कर्मचारी होते हैं, तो वो चीज़ आम जनता के बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। ये जनता की स्थिति ही इस प्रकार की होती है, आम जनता की जो है वो माइंड में जाता है सीधा, कुल का नाम लेकर के सीधा जनता को इफेक्टिव किया जा सकता है। जैसे अभी बात अपन कर रहे थे राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार से जुड़ी हुई है, तो सीधा बीजेपी या अन्य विपक्षी पार्टियां उनके सामने की जो पार्टी है वो सीधी कह देती है क्या कि ये गांधी परिवार ही थोड़ी राज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो कुलीन तंत्र दिखा देते हैं कि लोकतंत्र नहीं, ये कुलीन तंत्र है। तो इस प्रकार से जनता विद्रोह में जाती है और क्रांति हो जाती है और परिवर्तन हो जाता है, और फिर उसके बाद में 20 साल निकल गए, तो ये 10 साल निकल गए इस प्रकार से, ठीक है, 14 से लेकर के अब 24 आने वाली है। तो इस प्रकार का जो है वो परिवर्तन हो जाता है। तो कुलीन तंत्र में भी क्रांति का कारण जो होता है वो होता है कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित हो जाती है और बाकी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, सही बात है, लोकतंत्र में क्रांति हो गई, धनिक तंत्र में सब में हो गई क्रांति, लेकिन वो क्रांतियां रोकी कैसे जाए, क्रांति को रोकने का उपाय क्या है। तो उपाय तो कारण में होता है, ये तो पक्की बात है। जो कारण है
अगर उसको उठा दोगे तो उपाय हो गया, इतनी तो बात है। तो यही बात है, कारण क्या था? असमानता। अगर असमानता हटा दोगे तो क्रांति नहीं होगी, और यही अरस्तू ने कहा। अरस्तू ने जब 158 संविधानों का अध्ययन किया, तुलना की, तो तुलना करने के बाद में जो चार्ट में फिर बात कर रहा हूँ कि कल बताऊंगा आपको, जिस चार्ट की चर्चा कर रहा हूँ, तो उस प्रकार की जो शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन की जब बात आती है, तो जो परिवर्तन हुआ, जो क्रांति हुई, क्योंकि शासन व्यवस्था में परिवर्तन ही क्या है? क्रांति। ध्यान रखना, वापस कर देता हूं मैं, संविधानों में परिवर्तन ही क्रांति है। ध्यान रखना, क्रांति का मतलब क्या है? संवैधानिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अब वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है असमानता। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई ताकतवर, कोई कमजोर, कोई भी असमानता हो सकती है, लेकिन है असमानता। असमानता के कारण से क्या होती है? क्रांति। वो अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की असमानता हो सकती है। अब दूर कैसे करोगे, यानी उसका उपाय क्या है क्रांति नहीं होने का? उस परिवर्तन के को रोकने का उपाय क्या है? उस क्रांति को रोकने का उपाय तो एक ही उपाय है, वो असमानता मत होने दो। ठीक, बस फिर उसके बाद क्या नहीं होगी? क्रांति नहीं होगी। तो उपाय का मूल उपाय तो यही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो भाई, ये मान के चले अपन कि किस प्रकार से या ऐसा क्या किया जाए कि वो असमानता दूर हो जाए। तो देखो, दो ही वर्ग होते हैं ना, जैसे अमीर और गरीब, ताकतवर या कमजोर, तो निश्चित रूप से असमानता दिखाई दे रही है, साफ साफ दिख रही है। अब इन दोनों के बीच एक बीच वाला वर्ग और डाल दो, मध्यम वर्ग। जैसे ही आप मध्यम वर्ग डालोगे ना, तो सब कुछ लगभग लगभग कंट्रोल में आता है। वो कैसे आता है? देखो कैसे, जब वो नीचे नीचे वाला वर्ग होता है ना, निम्न वर्ग, वो ये देखता है कि मेरे को उच्च नहीं बनना, मैं तो मध्यम वर्ग में चले जाऊँ, शांति है। जैसे आम आदमी क्या चाहता है? गवर्नमेंट जॉब लगना। क्यों? कि भाई ठीक है, मैं मध्यम वर्ग में पहुंच जाऊं, बस ठीक है, हो गया। अब वो उच्च वर्ग को सोचेगा ही नहीं, क्योंकि मध्यम वर्ग है, तो वो मध्यम वर्ग की सोचेगा। और चूंकि उसे मालूम है कि मैं कोशिश करके मध्यम वर्ग में जा सकता हूं, तो क्रांति की जरूरत ही क्या है? क्यों करूं मैं क्रांति? ठीक है, तो मध्यम वर्ग आते ही क्रांति समाप्त है, क्योंकि निम्न वर्ग सीधा मध्यम वर्ग की सोचता है, और मध्यम वर्ग में ज्यादातर पहुंच भी जाते हैं, कुछ पहुंचते हैं, कुछ नहीं पहुंचते, और वो क्रांति नहीं हो पाती। ठीक, अब वो बीच वाला नहीं होता ना, तो फिर नीचे वाले तो ऊपर वाले एकदम से बढ़ नहीं सकते। कुछ लोग बढ़ते, कोई 1% या 0.01%, वो निम्न वाले ऊपर जाते, अन्यथा तो बाकी नीचे के नीचे ही रह जाते। तो ऐसे में फिर वो कितने दिन बर्दाश्त करते? क्रांति करेंगे। तो इसलिए मध्यम वर्ग डाल दो, क्रांति नहीं होगी। शासन व्यवस्था में अगर क्रांति रोकनी है तो मध्यम वर्ग जरूरी है। अब चाहे वो अगर अमीर गरीबी का अंतर है तो पैसे वाला मध्यम वर्ग डालो। ठीक, अगर आप ताकतवर के अंदर ज़्यादा ताकतवर और कमजोर लोगों की बात कर रहे हो, तो फिर ताकत के मामले में मध्यम वर्ग डालो। ऐसे करके डालना, लेकिन मध्यम वर्ग है। ठीक है, तो पहला उपाय क्या है? मध्यम वर्ग का शासन। दूसरा उपाय, कानून का पालन, उसके प्रति सम्मान की भावना। कानून का पालन करना और उसके प्रति सम्मान की भावना रखना। ये दूसरी बात आम जनता में बैठनी चाहिए, जनता में इतनी बात फिक्स करनी चाहिए। क्या? कि भाई कानून के प्रति आप सम्मान रखो, आम जनता में ये भावना पैदा करो, और कानून को आप स्वीकार भी करो। सम्मान की भावना स्वीकार करना था, कानून के प्रति समर्पण जब जनता रखेगी तो निश्चित रूप से क्रांति नहीं होगी, क्योंकि कानून की बात माननी है, बस खत्म बात। तो क्रांति कहाँ होगी? क्रांति का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कानून कह रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्रांति नहीं होगी। दूसरा उपाय, कानून का पालन करना और उसके प्रति सम्मान की भावना रखना। तीसरा उपाय, शासकों का जनता के प्रति अच्छा व्यवहार हो। शासक जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तब भी क्रांति नहीं होती। तब शासक, जैसे राजा पहले राजतंत्र हुआ करते थे, लेकिन राजा जो होते हैं ना, वो आम जनता के प्रति बिल्कुल समर्पित भाव रखा करता था। आम जनता को अपनी प्रजा को अपने बच्चे के रूप में मानता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो पालन पोषण में भी उसी बात को किया करता था, तो जनता को कभी विद्रोह की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि शासकों का जनता के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अगली बात आती है समाज में विषमता का अभाव। समाज में जितनी विषमता खत्म करोगे, एक बस क्रांति खत्म है, क्रांति नहीं होगी। विषमता हटाओ, समानता लाओ, फिर क्रांति नहीं होगी। ठीक है, अगली बात आती है शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो सके। एजुकेशन ही ऐसा हो शुरू से ही कि पढ़ाते समय ही उसको राष्ट्र के प्रति समर्पित, राजा के प्रति समर्पित, लोकतंत्र के प्रति समर्पित, ये सारे गणित शुरू से ही सिखा दी जाए, तो उसके अंदर उस प्रकार की भावनाएं फिक्स कर दी जाए, तो निश्चित रूप से चलते ही वो, क्योंकि मनुष्य क्रांति करेगा तो भावात्मक रूप से करेगा। पहले उसकी भावनाएं उठेंगी, और उन भावनाओं को पहले से अगर आपने तैयार कर दिया
शिक्षा का माध्यम और शिक्षा की पद्धति कुछ ऐसी दे दी कि व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत है तो निश्चित रूप से क्रांति नहीं करेगा। तो ये 5 प्रमुख कारण हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम क्रांति को रोक सकते हैं। ऐसा किसने कहा? अरस्तु ने। तो ये थी महत्वपूर्ण रूप से अगर हम जाने तो अरस्तु के 2 प्रमुख विचार हमने पढ़े, एक क्रांति के संबंध में पढ़ा और एक संपत्ति के संबंध में पढ़ा। कल कोशिश करेंगे कि अधिकांश मैटर अरस्तु का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कल एक चार्ट बताना बहुत जरूरी है, वो रह गया, वो कल बताएंगे, क्रांति के संबंध में है। और उसके बाद में जो है वो जितने भी बचे हैं सारा कंप्लीट करने का कल या परसों तक अमन, यानी 5वां शायद ये 6वां वीडियो चल रहा है, शायद 6वां है, 7वां और 8वां लास्ट, यानी अरस्तु में आप मान के चलो कि प्लेटो से थोड़ा सा मैटर कम है, तो वो 1 या 2 वीडियो कम होंगे। ठीक, और कोशिश तो मैं करूँगा कि कल वाले में कंप्लीट करा दूँ, लेकिन 1 वीडियो और मान लो। ठीक है, तो ऐसे करके 2 वीडियो और मान सकते हो आप। और ऐसे करके अब एक बात और कह दूँ मैं आपको, देखो प्लेटो अरस्तु आदि दूर में और आदि में सारे विचारक, ये मान के चलो आप। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि आदि में देवी देवता और आदि में क्षेत्रपाल, जो क्षेत्रपालक हैं वो, तो ऐसे ही कहते हैं इसको क्लास में जब हम पढ़ाया करते हैं तब ये बात कहते हैं। क्योंकि प्लेटो अरस्तु है ही इतने, इनका मैटर इतना ज़्यादा है कि बाकी विचारकों का एक साइड में कर दो और प्लेटो अरस्तु का एक साइड में कर दो, तो इसलिए इसमें समय लगता है। ठीक है, इसलिए आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये भी इसके अलावा भी मैटर में आपको ये तो जो है मूल चीज़ें समझा रहा हूँ, बाकी अरस्तु में कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा आपको और भी देनी है जो नोट्स के रूप में आपके पास होंगी। ठीक है ना, समझाने का कंप्लीटली मैंने समझा दिया, लेकिन थोरिकल चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, वो भी आपको इसको स्पेशली आपको जो है वो तैयार करना है। देखिए नोट्स क्लास के अकॉर्डिंग डेली आ रहे हैं, जो क्लास होगी उसके नोट्स आएंगे, क्लास नोट्स। जब एक क्लास के नोट्स मैंने नहीं डाल पाया था तो 2 क्लासों के एक साथ डाल दिए हैं, तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लासों के नोट्स लगभग आपके पास रेगुलर मिल जाएंगे, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका काम इतना है कि इनको नोट्स को लिखो। मैं फिर कहूँगा, एक सिस्टमेटिक लिखोगे तो निश्चित रूप से आपके नोट्स भी सिस्टमेटिक ही तैयार आपके पास होंगे। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ 2-4 किताबों से जितनी भी हो सकती है बढ़िया बेस्ट बुकों का सार लेकर के उसको आप तक पहुँचाने का। आप उसका कलेक्शन कैसे कर पाते हो ये अब आप पर भी निर्भर करता है, सारा ही आप मेरे को मत छोड़ देना। ठीक है ना, थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन मैटर आपके पास पूरा पहुंच जाएगा, ये निश्चिंत रहें आप। ठीक है, थोड़ा सा गति बढ़ाएंगे, हो सकता है कि 1 तारीख बाद में अपन जो है वो 2 वीडियो जो है डेली के डालें, ऐसा प्रयास मैं करूंगा जिससे माध्यम से आपका जो है और स्पीड थोड़ा चले, ऐसा हम प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।